नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एट 7। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। राज्यों से देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा, मुस्लिमों के लिए देश का संविधान बदलना चाहती है कांग्रेस। तो किरण रिजिजू ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का मांगा इस्तीफा। दिल्ली में फिर खुले पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार की पोल। विधानसभा में डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट पेश। 2015-16 में डीटीसी का कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 60,750 करोड़ रुपए तक पहुंचा। जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बैठक के बाद लिया यह फैसला। सेबी ने विदेशी निवेशकों द्वारा अतिरिक्त खुलासे की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। एफपीआई निवेश सीमा को 2 गुना करके 50,000 करोड़ रुपए करने का किया फैसला। यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष विराम को लेकर सऊदी अरब में अमेरिकी और रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक। दोनों पक्ष 3 साल से जारी संघर्ष को रोकने पर कर रहे हैं बात। और हेडलाइन के बाद भारत एट 7 में बड़ी खबरें राज्यों से, और सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। बात योगी सरकार के 8 साल पूरे होने की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। तो इस मौके पर अपनी सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री ने जारी किया और 2027 के चुनावों के लिए गांव-गांव तक अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने की सरकार ने योजना बनाई है। योगी सरकार के 8 साल, सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 साल, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष में 7.50 लाख सरकारी नौकरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को फ्री राशन। महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार ने 8 साल का सफर तय कर लिया है। बीजेपी 14 साल के वनवास को खत्म करके 2017 में सूबे की सत्ता में लौटी थी और योगी आदित्यनाथ के सिर सत्ता का ताज सजा था। सत्ता में 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति पर कायम रहते हुए अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लोग परेशान थे। महिलाएं और व्यापारी कोई भी सुरक्षित नहीं था, लेकिन 8 वर्षों में सब कुछ बदल चुका है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मोहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा, हर तबके के लोगों ने महसूस किया होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले यूपी में किसान आत्महत्या करता था। कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी, लेकिन आज व्यापक बदलाव हुए और कृषि विकास दर 13.5% से अधिक हुई। 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं, वह
हम सबके सामने है। जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में, वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी। आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। योगी सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी गांव-गांव सियासी माहौल बनाएगी। उत्तर प्रदेश के हर जिले और हर गांव में बीजेपी ने उत्सव का जश्न मनाने का प्लान बनाया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के 8 वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी 8 साल की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ किया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। कैमरामैन अविनाश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और अब बात करेंगे मुद्रा योजना से आत्मनिर्भर होती महिलाओं की। देश में छोटे उद्यमियों और घरेलू महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी। यह स्कीम छोटे उद्यमियों के सपनों को साकार करने में रामबाण साबित हुई है। खासतौर पर महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने में इस स्कीम ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से यह रिपोर्ट। मुद्रा योजना, आत्मनिर्भर महिलाएं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से आत्मनिर्भर बन रही है महिलाएं। महिलाओं को बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करती है मुद्रा योजना। महिलाओं के लिए अलग से है विशेष मुद्रा लोन स्कीम। महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने में स्कीम ने निभाई बड़ी भूमिका। 10 लाख के लोन से सैलून, जिम और सिलाई शॉप खोल रही है महिलाएं। केंद्र सरकार के प्रयास से देश में महिलाओं का हौसला बढ़ा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से पूंजी अब बाधा नहीं बल्कि सफलता की कुंजी बन रही है और हुनरमंद को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रहने वाली रेशम मेहरोत्रा ने वर्ष 2017 में छोटी सी ब्यूटी पार्लर की दुकान खोली थी। आधुनिकता के दौर में आधुनिक मशीनें लगाने और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनके पास पूंजी का अभाव था। रेशम मेहरोत्रा ने बैंक से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख का लोन लेने का फैसला किया और महज 1 सप्ताह में बगैर किसी परेशानी से उन्हें आसानी से ऋण प्राप्त हो गया। मैंने 2017 में अपना सलून खोला था, मेकओवर बाय RM। तो मैंने बहुत छोटे सेटअप से खोला था। फिर जब वो सेटअप मुझे आगे बढ़ाना था तो मुझे लोन की नीड पड़ी और मैंने प्रधानमंत्री योजना से लोन के लिए बात करी बैंक में, तो मुझे बहुत इजीली लोन मिल गया था। अब रेशम के पास आधुनिक मशीनों से सुसज्जित विमेंस व मेंस सैलून है, जहां पर लगभग 2 दर्जन बेरोजगार युवकों और युवतियों को रोजगार मिला हुआ है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना से रेशम मेहरोत्रा स्वयं स्वावलंबी होने के साथ अन्य लोगों के परिवार के भरण पोषण का सहारा बनी हुई है। मैं चेन्नई जॉब करता था, वहाँ से वापस गांव आया तो मुझे पता चला कि फतेहपुर में कोई एक मेकओवर सैलून भी है। मैं वहाँ पे जॉब पकड़ा और काफ़ी अच्छा काम भी है वहाँ पे और काफ़ी चीज़ें कुछ सीखने को मिली हैं। वहाँ पे जॉब करने से काफ़ी अच्छा मुझे रोजगार भी मिला हुआ है। मैं मेकओवर बाय RM में 2 इयर्स प्लस हो गए मुझे जॉब करते हुए और मैंने यहाँ से ट्रेनिंग भी ली है, प्रॉपर मैं कोर्स भी कर रही हूँ और मेरे अकॉर्डिंग सैलरी भी मिल रही है। हमारे यहाँ तो कई इंसेंटिव भी बनाया गया है, जिस वर्क पे आप हमारी प्रॉपर आप चीज़ें करते हो तो उस पर अलग आपको सैलरी दी जाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाभार्थी रेशम मेहरोत्रा अपनी सफलता की कहानी बयां करती हैं कि 2017 में बहुत ही छोटे सेटअप के साथ उन्होंने अपना सैलून खोला था। बिजनेस को बढ़ाने व सेटअप को अच्छा करने के लिए परिस्थितियां भी अच्छी नहीं थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अप्लाई किया और बड़ी आसानी से ऋण प्राप्त हो गया। इसके बाद मशीनें और स्टाफ बढ़ाया। आज दोनों सैलून बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और आमदनी भी अच्छी हो रही है। फतेहपुर में एक सलून को आगे ले जाना, उसका सेटअप बढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से ये फ़ायदा हुआ कि जब जब मुझे नीड पड़ी, मुझे जितने अमाउंट की नीड थी मुझे मिली और मैंने अपना सलून जो सलून का काम है उसको अपग्रेड किया। मुझे तो बहुत मदद मिली। फतेहपुर जैसे छोटे शहर में महिलाएं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वजह से सफलता की कहानियां लिख रही हैं। आजीविका के लिए दूसरे पर निर्भर होने की जगह कई युवाओं को रोजगार भी मुहैया करा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये तो बात हुई मुद्रा योजना की। अब बात करेंगे एक और योजना की जो जिंदगी बदल रही है। बात पीएम आवास योजना की। गरीबों को पक्के मकान देने के लिए बनी पीएम आवास योजना ने मध्य प्रदेश में नए रिकॉर्ड बनाए हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में पीएम आवास ग्रामीण में पहला और पीएम आवास शहरी में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा नंबर है। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम आवास योजना में मध्य प्रदेश ने गाड़े झंडे। पीएम आवास योजना ग्रामीण में देश में मध्य प्रदेश ने हासिल किया पहला स्थान। शहरी आवासों में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा नंबर। मध्य प्रदेश में 41 लाख से ज्यादा मकानों को मिली मंजूरी। अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता। केंद्र सरकार से संचालित योजनाओं के अमल में अव्वल मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में भी रिकॉर्ड बनाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में देश में मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर आ गया है, जबकि इसी योजना में शहरी आवासों में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा नंबर है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 2016-17 में जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से अब तक 41,67,000 मकानों में से 41 लाख मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। 36 लाख मकान बनकर पूरे भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास चाहे शहरी क्षेत्र के हों या ग्रामीण क्षेत्र के, सरकार की प्राथमिकता में हम लगातार देख रहे हैं। मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहां केंद्र सरकार की प्राथमिकता के आधार पर ही जो राज्य की सरकार है वो काम कर रही है। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में करीब 8.5 लाख घर बन चुके हैं। आने वाले 5 साल में 10 लाख नए घर बनेंगे। पीएम आवास योजना दरअसल गरीबों की खुशियों का आशियाना बन चुकी है, जिसके अमल में मुख्यमंत्री मोहन यादव मुस्तैद हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना लोगों के पक्के घर के सपने को पूरा कर रही है। बहुत बहुत मेहरबानी अदा करना चाहता हूँ मोदी जी का कि आज मैं पक्के मकान में रह रहा हूँ और मेरा खुद का मतलब अपसेट हो रहा है। मैं विकलांग आदमी हूँ सर, मेरे परिवार भी अच्छा है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल। मेरा पहले कच्चा मकान था, अब पक्का बन गया है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरा मकान पहले कच्चे का पक्का बन गया है। पहले हमारा कच्चा मकान था, हम पहले पत्थरों के मकान में रहते थे। पानी बरसात की हमको बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन मोदी जी ने जब से हमको सहायता दिए, पैसे दिए है ना, हमारा मकान उनकी वजह से बहुत अच्छा पक्का मकान हो गया। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे चरण के लिए सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका लक्ष्य 2028-29 तक पात्र परिवारों को उनकी पक्की छत उपलब्ध कराना है। इस दूसरे चरण में 31 मार्च तक नए नाम जोड़े जाएंगे। दूसरे चरण के सर्वेक्षण में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने में अग्रणी बनकर उभरा है। केवल ग्रामीण आवास ही नहीं बल्कि अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश ने उपलब्धि हासिल की है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश। तो योजनाओं से लोगों की बदल रही है जिंदगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे
तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बड़ी खबर राजस्थान से। अमेरिका ने चीन समेत कई देशों की ओर से लगाए जा रहे टैरिफ के जवाब में रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू करने की डेडलाइन जारी कर दी है। तो चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ अमेरिका सरकार लगाने जा रही है। वहां से अमेरिका जाने वाला माल ज्यादा प्रभावित होगा। तो ऐसे में हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर के लिए सबसे बड़ा विकल्प भारत ही बचता है। राजस्थान से यह खास रिपोर्ट देखिए। चीन को झटका देने की तैयारी में जोधपुर। चीन पर अमेरिका की सख्ती से चमकेगा राजस्थान का जोधपुर। आपदा में अवसर तलाश रहा है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। जोधपुर देश में हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर का सबसे बड़ा निर्यातक। चीन के मार्केट को तोड़ा जाता है तो उसकी जगह लेगा जोधपुर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन समेत कई देशों की ओर से लगाए जा रहे टैरिफ के जवाब में रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की डेडलाइन जारी कर दी है। 2 अप्रैल से इसे लागू करने की बात है। जोधपुर से हैंडीक्राफ्ट सहित बड़ी मात्रा में एग्रो व अन्य उत्पाद एक्सपोर्ट होते हैं। ऐसे में निर्यात सेक्टर काफी डरा हुआ है। इस बीच इसे आपदा में अवसर के तौर पर भी देखा जा रहा है। हमें ये देखना है कि चीन के और हमारे जो प्रोपोर्शन है उसके अंदर क्या रहता है। अगर हमारे पे ड्यूटी बहुत कम रहती है तो हम लोगों को आशा ये है कि कम रहेगी, तो उससे एक हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बूस्ट मिले। चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ अमेरिका सरकार लगाने जा रही है। वहां से अमेरिका जाने वाला माल ज्यादा प्रभावित होगा। ऐसे में हैंडीक्राफ्ट व फर्नीचर के लिए सबसे बड़ा विकल्प भारत ही बचता है। जोधपुर देश में हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर का सबसे बड़ा निर्यातक है। यहाँ से एक साल में अमेरिका में 2500 करोड़ का निर्यात व्यापार होता है। दोनों गवर्नमेंट आपस में बैठ के अगर सुलह करके अगर नहीं इसको हटाएंगे नहीं, तब तक ये 28% नहीं हटेगा, तब तक ये काम मेटल का नहीं चलेगा। अगर ये ड्यूटी नहीं लगती है और चाइना पे रह जाता है और हमारे पे नहीं रहता है, तो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होगी आगे बढ़ने की। ड्यूटीज लगाने के बाद में चीन की वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है उनको सपोर्ट करती है। जितने भी जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके इंसेंटिव्स वगैरह बढ़ा देती है, इंटेंसिव बढ़ा देती है, टैरिफ कम कर देती है, लोकल जो इन हॉलिश वगैरह होता है। अगर चाइना के ऊपर ड्यूटीज बहुत ज़्यादा लगती है और हम लोगों के ऊपर ड्यूटीज कम लगती है और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहेगा, तो 100% ये पॉजिटिव होगा। अमेरिका ने चीन पर 20% टैरिफ दर की घोषणा की है। हालांकि भारत भी इस टैरिफ के दायरे में आएगा, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि ये आपदा में अवसर के समान होगा। जोधपुर देश में हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर का सबसे बड़ा निर्यातक है। अगर ऐसे में अमेरिका चीन पर टैरिफ बढ़ाता है तो जोधपुर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एक नया जीवन मिलने की पूरी उम्मीद है। सुमित देवड़ा, डीडी न्यूज, जोधपुर। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। यहां वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी। माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। भाव यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry!
Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात दिल्ली की, जहां दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। बजट सत्र से पहले दिन DTC के कामकाज पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने CAG की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताएं, बस सेवाओं की खराब स्थिति, यात्री सुविधाओं की कमी और पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता जताई गई है। CAG रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान रेखा गुप्ता ने कहा कि इस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि DTC लंबे समय से वित्तीय घाटे में संचालित हो रहा है। राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि परिचालन लागत लगातार बढ़ रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में DTC का कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 2021-22 में 60,750 करोड़ रुपए हो गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक निगम ने 3,937 बसें संचालित की, जो आवश्यक 5,500 से काफी कम थी। सरकार से मिलने वाली सब्सिडी पर अत्यधिक निर्भरता पाई गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए दिए गए कई सरकारी अनुदानों का सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ। धनराशि आवंटन और व्यय में पारदर्शिता की कमी पाई गई। DTC की बसों की कुल संख्या मांग की तुलना में कम होने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है, तो वहीं कई बसें निर्धारित अवधि के बाद भी चल रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया एक वर्कशॉप में उपकरणों और कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके कारण खराब हो चुकी बसें समय पर नहीं चल पा रही हैं। कैमरों, अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपायों की भी भारी कमी है। इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग की सुविधा सीमित रूप से उपलब्ध है। कई बस स्टॉप पर तो बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। दिल्ली सरकार पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र भी जारी करेगी। वहीं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने CAG रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान कहा कि पेंडिंग CAG रिपोर्ट की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाएगा। अप्रैल तक वित्त विभाग इस बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आपको बता दें कि CAG की यह तीसरी रिपोर्ट है जो दिल्ली विधानसभा में सदन में रखी गई है। इससे पहले शराब और मोहल्ला क्लिनिक पर भी रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि तत्कालीन विधानसभा की लोक लेखा समिति यानी PAC या सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति COGU ने पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इससे अधिक गंभीर बात यह है कि प्रशासनिक विभागों ने भी CAG रिपोर्ट के पैरा पर अपने एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिन्हें 3 महीने के भीतर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना होता है। उन्होंने कहा कि CAG के अधिकारी पूरे साल बहुत मेहनत करके विभिन्न विभागों का ऑडिट करते हैं और केवल गंभीर अनियमितताओं वाले पैरा को ही अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि PAC या COGU जब किसी मामले को उठाते हैं तो विभागों का यह कर्तव्य है कि वे विधानसभा में अपने एक्शन टेकन नोट को प्रस्तुत करें, जिनको बाद में CAG ऑफिस द्वारा जांचा जाता है। उन्होंने कहा कि एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत करने में विभागों की विफलता एक गंभीर कमी है,
क्योंकि इससे ऑडिट की इतनी लंबी और विस्तृत प्रक्रिया पूरी तरह निरर्थक हो जाती है। तत्कालीन विधानसभा की पीएसी या कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कमेटियों ने पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। एक भी पैरा 10 साल में पीएसी ने और सीएजीयू ने। इससे अधिक गंभीर बात यह है कि प्रशासनिक विभागों ने भी सीएजी रिपोर्ट के पैराज पर अपने एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत नहीं किए, जिन्हें 3 महीने के भीतर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना होता है। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विशेष अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने देश और दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत किया है। यहां लोकतांत्रिक प्रणाली का निर्वाह न केवल संविधान के अनुरूप हुआ है, बल्कि यहां 25 सालों में कभी भी विधानसभा की कार्यवाही में मार्शलों का प्रयोग नहीं किया गया। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं की सहभागिता पर भी खुशी जताते हुए कहा कि यह विधानसभा देश में नारी शक्ति का प्रतीक है। इतना ही नहीं, यहां की महिलाओं ने राज्य में मतदान में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। नारी शक्ति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की महिला विभूति मीना माता का पूर्ण स्मरण सहज ही आ जाता है। भारत के संसदीय परंपरा में उनका बहुत ही सम्मानित स्थान है। वे पहले लोकसभा के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के अंचल से संसद में जाने वाली पहली महिला जनसेवक थी और लगातार 5 बार लोकसभा में सांसद बनी थी। स्वयं वंचित वर्ग से आने वाली मिनी माता ने लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया था। मुझे बताया गया है कि इस सदन में 19 महिलाएं विधायक हैं। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की कुल संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक थी। इस प्रकार इस सदन को छत्तीसगढ़ की माताओं, बहनों और बेटियों का विशेष समर्थन प्राप्त हुआ है। आज के भारत एट 7 में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।